नमस्कार। आज जालोर और दिल्ली सल्तनत इस टॉपिक पर बात करते हैं। जालोर का छोटा सा राज्य चौहानों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कीर्तिपाल द्वारा इसकी स्थापना से लेकर इसके अंतिम शासक कान्हड़दे के समय तक इस छोटे से राज्य ने राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यहाँ के कई शासकों को अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने समकालीन दिल्ली सुल्तानों से कई बार लोहा लेना पड़ा। रणथंभौर की भांति इस चौहान राज्य का अंत भी अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुआ। जालोर के चौहानों और दिल्ली सल्तनत के मध्य लड़े गए संघर्ष की जानकारी हमें विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से उपलब्ध होती है। इन स्रोतों में पद्मनाभ द्वारा रचित कान्हड़दे प्रबंध हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार से नैणसी की ख्यात से भी हमें जालोर के चौहान शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह फरिश्ता और अमीर खुसरो की रचनाओं में और मकराना शिलालेख से भी जालोर के चौहानों और दिल्ली सुल्तानों के बीच संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन अभिलेखों में जालोर का नाम जवालीपुर और इसके दुर्ग का नाम स्वर्णगिरी यानी कि सोनगढ़ मिलता है। जालोर दो शब्दों जाल और लोर से मिलकर बना है। जाल एक पेड़ का नाम है जो इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और लोर का अर्थ सीमा से है, अर्थात जाल के पेड़ों के क्षेत्र की सीमा वाला क्षेत्र। जालोर क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 10वीं सदी के अंत में धार के परमार शासक मुंज ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था और उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने परिस्थिति के अनुकूल कभी स्वतंत्र कभी गुजरात के चालुक्यों के सामंत के रूप में शासन किया। जालोर के परमारों का अंतिम शासक कुंतपाल था। उसने गुजरात के चालुक नरेश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नैणसी की ख्यात के अनुसार इस समय जालोर और शिवाना पर क्रम से परमार कुंतपाल और वीर नारायण का शासन था। इनके दहिया सरदार ने इनके साथ विश्वासघात करके इन्हें कीर्तिपाल चौहानों के द्वारा समाप्त करवा दिया। कीर्तिपाल, जिसे कीतु भी कहा जाता था, नाडोल के चौहान राजा अल्हड़ का सबसे छोटा पुत्र था। उसे पूर्व में अपने पिता से 12 गांव जागीर में मिले थे, परंतु वह एक महत्वाकांक्षी उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने मेवाड़ में अपना भाग्य आजमाने का निश्चय किया। इन्हीं दिनों मेवाड़ पर सामंत सिंह का शासन था और उसके व्यवहार से मेवाड़ के अधिकांश सामंत तथा गुजरात के चालुक उसके शत्रु बन चुके थे। कीर्तिपाल ने गुजरात के चालुक्यों की सहायता से सामंत सिंह को खदेड़कर मेवाड़ पर अपना अधिकार जमा लिया, परंतु मेवाड़ के सामंतों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद मेवाड़ी सरदारों ने चालुक्यों को सहयोग प्राप्त कर कीर्तिपाल को मेवाड़ से खदेड़ दिया। चालुक्यों के विश्वासघात से कीर्तिपाल अत्यधिक खिन्न हुआ और उनसे बदला लेने के लिए उसने गुजरात की सीमा में सटे जालोर क्षेत्र को जीतकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का निश्चय किया। इस समय इस क्षेत्र पर परमारों का शासन था और वे गुजरातों के चालुक्यों के सामंत थे। कीर्तिपाल ने अपने सामंतों की सहायता से परमारों से जालोर छीन लिया और इसे अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। इसके बाद उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाया। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारियों समर सिंह और उदय सिंह ने सफलतापूर्वक एक छोटे से राज्य का अस्तित्व कायम रखा। समर सिंह ने अपनी राजधानी जालोर की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया। उसने दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ प्राचीर, कोष्ठागार, शस्त्रागार, विविध प्रकार के यंत्रों का निर्माण करवाया। उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने गुजरात के चालुक नरेश भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह करके गुजरात के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए। इससे जालोर के चौहानों को थोड़े समय के लिए चालुक्यों के आक्रमणों से
राहत मिल गई और समर सिंह को अपने राज को सुसंगठित करने का समय मिल सका। समर सिंह का उत्तराधिकारी उदय सिंह पराक्रमी सेनानायक निकला। उसने अपनी शानदार विजय के द्वारा आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। सुंदर शिलालेख से पता लगता है कि उदय सिंह ने मंडोर, नाडोल, बाड़मेर, रदाधरा, रामसिन, भीनमाल, खेड़ा, रतनपुर, सांचौर आदि स्थानों को जीतकर जालोर राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। उसने उपयुक्त स्थानों में से अधिकांश स्थान गुजरात के मंत्री लवण प्रसाद को पराजित करके प्राप्त किए थे। इससे स्पष्ट है कि समर सिंह ने गुजरात के साथ जो महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए वे समाप्त हो चुके थे और चौहानों और चालुक्यों का पुराना संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया था। इतना ही नहीं, उदय सिंह ने गोडावण और मेवाड़ के कुछ भागों को जीतकर उन्हें भी चौहानों को उभरती हुई शक्ति का परिचय दे दिया। उदय सिंह अपने समय का शक्ति संपन्न शासक था। रणथंबोर और अजमेर के चौहानों के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत की बढ़ती हुई शक्ति को चुनौती देने का साहस इस समय केवल जालोर का उदय सिंह ही कर सका। सुंदर शिलालेख से पता लगता है कि उसने तुर्कों की शक्ति को नियंत्रित कर दिया। ताजुल मासिर से इस कथन की पुष्टि होती है। उदय सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के संघर्ष का वास्तविक कारण क्या था, इसके बारे में विश्वसनीय जानकारी तो प्राप्त नहीं होती, किंतु यह अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि उदय सिंह की बढ़ती हुई शक्ति को इल्तुतमिश सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने इसका दमन करने का निश्चय किया। ताजुल मासिर के अनुसार इल्तुतमिश ने एक शक्तिशाली सेना के साथ जालोर के विरुद्ध अभियान किया। मार्ग में भयंकर गर्मी तथा पानी की कमी के कारण मुस्लिम सेना को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा। उदय सिंह ने अपने सुदृढ़ दुर्ग के अंदर रहकर शत्रु का सामना करने का निश्चय किया। मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि जालोर का दुर्ग बहुत अधिक शक्तिशाली था और अभी तक किसी मुस्लिम शासक को दुर्ग के द्वार को लांघने में सफलता नहीं मिल पाई थी। इल्तुतमिश ने जालोर के दुर्ग को जीतने के लिए हर संभव उपाय का सहारा लिया, परंतु उसको सफलता न मिली। अंत में दोनों में समझौता हो गया। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार उदय सिंह द्वारा सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने तथा 100 ऊंट और 20 घोड़े भेंट देने में इल्तुतमिश ने उसका राज्य लौटा दिया और वापस दिल्ली लौट गया। लेकिन इससे स्पष्ट है कि सुल्तान जालोर पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने में असफल रहा। इसकी इस बात से भी पुष्टि होती है कि इस घटना के 5 वर्ष बाद इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण कर गुजरात की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, तो उदय सिंह ने मेवाड़ और गुजरात के साथ मिलकर उसकी प्रगति को रोकने का प्रयास किया और इल्तुतमिश को राजपूतों के संयुक्त प्रतिरोध के सामने वापस लौटने के लिए विवश होना पड़ा। मंडोर पर भी दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य अधिक दिनों तक कायम नहीं रह पाया, क्योंकि शिलालेखों से पता लगता है कि ये क्षेत्र उदय सिंह के अधिकार में चला गया था। दिल्ली सल्तनत के अन्य आक्रमणों का उल्लेख राजस्थानी वृत्तांत करते हैं, जिसमें उसे उदय सिंह के हाथों परास्त होकर वापस लौटना पड़ा। 1257 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र चाचिक देव जालोर का शासक बना। उसने न केवल जालोर राज्य की सीमाओं को कायम ही रखा, अपितु बढ़ाने का प्रयास भी किया। वह दिल्ली सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तथा बलबन का समकालीन था और उन दोनों के समय में जालोर मुस्लिम आक्रमण से बचा रहा। गुजरात के चालुक्यों ने भी जालोर की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया था। चाचिक देव के बाद उसका पुत्र सामंत सिंह 1305 ईस्वी में चाचिक देव के बाद उसके पुत्र सामंत सिंह ने 1305 ईस्वी तक शासन किया। उसका समय उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति आ गया था। राजस्थान में भी रणथंबोर और चित्तौड़ जैसे राज्यों की शक्ति बढ़ गई थी। अतः जालोर राज्य का पहले जैसा महत्व नहीं रह गया था। इस अवधि में दिल्ली में वृद्ध तथा दुर्बल सुल्तान
जलालुद्दीन खिलजी ने भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण किए, किंतु उसका भतीजा और उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी तो राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता का घोर विरोधी था, क्योंकि वह संपूर्ण भारत को अपने शासन के अंतर्गत लाना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता का वह अंत करना चाहता था और अंत करना आवश्यक था। सामंत सिंह ने एक अनुभवी राजनीतिक की भांति देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति एवं अपनी शक्ति का अनुमान लगाकर यह अनुभव कर लिया था कि उस जैसा वृद्ध शासक मौजूदा चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा। अतः उसने अपने राज्य की बागडोर अपने युवा पुत्र कानड़ देव के हाथों में सौंप दी। तो इस तरह से जालोर पर प्रारंभ से लेकर के दिल्ली सल्तनत का किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई या तो प्रभाव बना रहा और या फिर उसके ऊपर आक्रमण होते रहे। कानड़ देव को सत्ता सौंपने से पहले तक कानड़ देव के पिता सामंत सिंह ने इस बात को भांप लिया था और इसलिए जब कानड़ देव को ये सत्ता सौंपी तो जालोर के हाथ में, या यूँ कह सकते हैं कि जालोर को एक ऐसा शासक मिल गया था जिसने जालोर को इतिहास में एक अलग तरीके का नाम दिया। तो इस तरह से सामंत सिंह तक जालोर पर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव किसी न किसी रूप में बना रहा।